गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्यू सोल इन्फो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए हिस्ट्री टीएससी क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। पार्ट 1, 2, 3 मैंने करवा दिया है, ये पार्ट 4 है। आज भी हम इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। जिस क्वेश्चन के वो हम करवाएंगे आपको। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसको ध्यान से करिएगा और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करवाएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक्स कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होता है उसकी अपनी वैल्यू होती है और हम हर एक पॉइंट के अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। बुक की लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ़ है, हमें पता है स्टूडेंट्स, समझ नहीं आता पढ़ने में। एग्ज़ाम भी आपके जो हैं वो ऑनलाइन हैं, बट ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। बिना पढ़े तो आप क्वेश्चन को समझे बिना तो दे नहीं दोगे आंसर, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी पढ़ने की नीड होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सेकंड भी करवा दिया, थर्ड भी, और आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 11th 12th से आप पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, 11th में भी पढ़ा होगा, और अब आप बीए में भी पढ़ रहे हो महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। 16 महाजनपद हैं जो हमारे। सबसे पहले तो इसमें महाजनपद है, तो मैंने बोला था कि कोई भी अगर एक वर्ड आता है तो हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि वो है क्या। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो है, क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो महाजनपद है इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रहे हैं महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चों, जैसे कि महाजनपद था क्वेश्चन में, तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है, ये महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, महा तथा दूसरा जनपद। और ये जो इस शब्द महा जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है महान और विशाल। विशाल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। महान मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो महान हो। और जनपद होता है जहाँ पे किसी एक राजा के अधीन आते हैं। इस प्रकार राजा के अधीन आने वाले विशाल क्षेत्र, जो राजा के जो अधीन आते हैं, जो बड़े जो क्षेत्र होते हैं, जो बड़े राज्य होते हैं, जो राजा के अधीन आते हैं, जिन पर राजा का आधिपत्य होता है, उनको क्या बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं। डिटेल में क्या दे रखा है ये पढ़ते हैं। यह शब्द सर्वाधिक उत्तर वैदिक काल के समय के बाद आने वाले कालखंड को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। महाजनपद का समय इंपॉर्टेंट है, समय पूछ सकते हैं एग्जाम में भी। और ये थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन हमारा महाजनपद के ऊपर निबंध लिखिए, तो उसमें आप थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देना महाजनपद का, उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करना जो 16 महाजनपद है उसके बारे में। इसका जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व रहा है। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है महा तथा दूसरा शब्द है जनपद। महा शब्द का अर्थ है महान और विशाल, तथा जनपद वह क्षेत्र होते हैं जिस पे एक राजा के अधीन आते हैं। इस प्रकार एक राजा के अधीन आने वाले विशाल क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद को विस्तार से समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दरअसल 1500 ईसा पूर्व जब वैदिक काल का आरंभ हुआ था, तो उस समय से लेकर 600 ईसा पूर्व तक भारत की सामाजिक दशा को कुछ बदलाव आए, जिस कारण छोटे छोटे जो कबीले थे मिलकर एक बड़े क्षेत्रों में तब्दील यानी कि बदल गए, होने लगे। तब्दील यानी कि उसमें जो छोटे जो राज्य थे वो बड़े में बदल गए, धीरे धीरे होने लगे। और वैदिक का अंत आते आते वे कबीले महाजनपदों में तब्दील हो चुके थे, मतलब पूरी तरह से बदल चुके थे उसमें। इन महाजनपदों के उदय के समय भारत 16 भागों में बटा हुआ था और इन 16 भागों को ही महाजनपद कहा गया था। तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। जिस प्रकार आज भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है, उस समय भारत 16 खंडों से मिलकर बना था। इन्हीं खंडों को महाजनपद कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया है ये।
देख लो आप सभी। ये लिखना है एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में जो हमारे महाजनपद के बारे में, अगर महाजनपद से कुछ भी क्वेश्चन आए उसमें ये ज़रूर मेंशन करना कि वो सबसे पहले होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था और मैंने आपको भी महाजनपद के बारे में बताया, और आपके बुक में भी ये है, बुक का आंसर आपका यहाँ से आता है। 16 महाजनपद। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं, क्योंकि तब तक भारत में एक भी शक्तिशाली राज्य नहीं था। 6ठी सदी के दौरान इतनी शक्तियाँ तेजी से उभरी। एक महाजनपद हजारों गाँव और कुछ शहरों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हज़ारों गांव, कुछ शहरों का मतलब जो छोटे जो क्षेत्र थे वो बड़े, जैसे कि महाजनपद में बताया गया कि वो बड़े विशाल क्षेत्र बन गए थे, तो इसीलिए इसमें कहा गया। ये महाजनपद उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, जबकि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैले हुए थे। पारंपरिक साहित्य भी 6ठी शताब्दी के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख करते हैं, जिनके अनेकानेक स्थायी कृषि अधिवास अर्थात जनपद मौजूद थे। बौद्ध साहित्य अंगुत्तारा निकाय जो सुत्त पिटक का भाग है, बौद्ध का जो साहित्य थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक, उसका एक जो सुत्त पिटक था उसका जो भाग है वो अंगुत्तारा। ठीक है। 16 महाजनपदों का विवरण निम्नलिखित नामों से देता है। अब ये यहाँ पे आपको कर दिया डिटेल कि जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहले तो आपको अगर महाजनपदों पर निबंध आ जाए तो सबसे पहले आपको उसमें महाजनपद के बारे में बताना है कि शॉर्ट में लिख देना है। आधे पेज का तो आपको लिखना है कम से कम कि ये होता क्या है, इसका इंट्रो दे देना है महाजनपद का। उसके बाद इसकी डिटेल लिखनी है कि कौन कौन से होते हैं ये राज्य, उसके बाद इनमें क्या बताया गया ये सब। 16 महाजनपद काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये सारे जो हम आपके 16 महाजनपद है। सबसे पहले जो आता है हमारा आता है काशी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा जो महाजनपद है वो आता है हमारा काशी। काशी जो है वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था हमारा। इसकी जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। गंगा और गोमती नदी के आवरण में रहने के कारण यह उपजाऊ थी। राजा जो बृहदत्त के समय में इसका उत्थान हुआ था। काशी का आर्थिक महत्व इस तथ्य में निहित है। गौतम बुद्ध के समय में वस्त्र निर्माण का अग्रणी केंद्र बन चुका था ये। बौद्ध भिक्षु के लिए गेरुआ रंग का चोला यहाँ पर बनाया जाता था काशी में। यहाँ घोड़ों की जो खरीद बेच थी वो भी की जाती थी और अधिक महत्वपूर्ण स्थान था इसका। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो 450 ईसा पूर्व में काशी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था के रूप में उभर कर आया। दशरथ जातक के अनुसार दशरथ और राम काशी नरेश थे और अयोध्या के राजा थे। जो जैन तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ के पिता यहाँ के राजा थे। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश था वो भी यहीं दिया था, काशी के समीप सारनाथ में। लेकिन जो गौतम बुद्ध के समय तक कौशल नरेश ने काशी पर विजय पा ली थी। कौशल नरेश ने काशी को अपना साम्राज्य अभिन्न अंग मान लिया था, जिसके कारण मगध और कौशल में लड़ाई छिड़ गई थी। तो ये तो हमारा काशी था। काशी के बारे में हमने इतना जाना। उसके बाद आता है हमारा कौशल। कौशल जो है हमारा, कौशल के पश्चिम में गोमती, दक्षिण में सप्रिका या स्यानिधिका और पूर्व में गंडक नहीं मौजूद थी। पूर्व में गंडक नदी मौजूद थी। उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ थीं और गंडक इससे विदेश से अलग करती थी। कपिलवस्तु के साक्ष्य कौशल नरेश के अधीन थे। मध्यम निकाय में गौतम बुद्ध ने आपको कौशलन संबोधित करते हैं। कौशल के राजा विदुदबा ने शाक्यों को पराजित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध कौशल के सम्राट में हिरण्यव, महाकौशल, प्रसेन जीत और सुधेदन आते थे। इन राजाओं ने अयोध्या, संकेत, कपिलवस्तु और श्रावस्ती पर शासन किया था। अयोध्या संकेत पहले ये नगर बड़े पैमाने पर नहीं बसे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कौशल के बारे में। जो कौशल के राजा ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म दोनों में आस्था रखते थे। जो कौशल के जो राजा थे, राजा प्रसेन
प्रसेनजीत जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, यह राज्य मगध साम्राज्य को कड़ी टक्कर देने में समर्थ रहा। किसे? ये राज्य मगध साम्राज्य को, कौन सा राज्य? कौशल, ठीक है, मगध साम्राज्य को कड़ी टक्कर देने में समर्थ रहा था। तो ये हमारा कौशल था। फिर आता है हमारा अंग। अंग जो था वो चंपा नदी से मगध साम्राज्य से अलग था। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जो बिहार स्थित है इसमें सम्मिलित थे। उत्तर में कोसी नदी तक फैला हुआ था। पुणे के कई भाग इसके अंतर्गत आते थे। राजमहल पहाड़ी के पश्चिम की ओर स्थित था। चंपा इसकी कैपिटल थी, जो गंगा और चंपा नदियों के मेल पर स्थित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की चंपा 6 बड़े नगरों में एक मानी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा मगध। मगध भी जो हमारे इम्पोर्टेंट है, ये भी मगध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन इतना वो नहीं आता। इस चैप्टर से रिलेटेड आपका मैप आ सकता है। मैप भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी अभी एंड में। जो हमारा मैप इम्पोर्टेंट मैप है उसमें सारे 16 जो हमारे जो बड़े महाजनपद हैं उनके मैप आता है उनका, कि बताओ ये कहाँ है। कुछ भी आपको 16 में से 16 भी दे सकते हैं, और इसमें से कुछ काट के भी आपको मेन भी दे सकते हैं, जैसे मगध हो गया और पांचाल, कुरु, कोसलम, ये सब भी दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको मैप में भी मेंशन करना आना चाहिए राज्य में। मैं मैप भी आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद आता है मगध। मगध वर्तमान पटना और गया जिलों के, जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो पटना और गया जिले जो हैं उनको मगध का साम्राज्य कहा जाता था, जो अंग और वत्से के मध्य स्थित था। उत्तर पश्चिम में सोन और गंगा नदी के से यह ढका हुआ था। दक्षिण में यह विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था। छोटा नागपुर तक फैले होता। पूर्व में चंपा नदी से अंग से विभाजित कर दिया। राजगृह या गिरिवर्ज इसकी राजधानी थी, ठीक है। राजगृह और गिरिवर्ज क्या थी? इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। राजगृह 5 पर्वतों से घिरा हुआ था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ब्राह्मण साहित्य में मगध के लोगों को मिश्र जाति का माना जाता था, ठीक है। इस बौद्ध धर्म इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को यहाँ पे निर्वाण भी प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानते थे। मगध राजा बिंबिसार और अजातशत्रु गौतम बुद्ध के मित्र और अनुयायी भी थे। यहाँ पे चावल के उपज के लिए श्रेष्ठ स्थान माना जाता था मगध को। दक्षिण बिहार के लोक संपदा पर भी मगध का अधिकार था। यहाँ का सामाजिक जीवन, जनजीवन भी मगध साम्राज्य की खुशहाली का कारण बन गया था। उसके बाद गंगा, गंडक और सोन नदियों पर व्यापार के कारण मगध समृद्ध होता जा रहा था। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने 88,000 ग्रामों का सम्मिलन किया। मगध साम्राज्य अपनी छत्रछाया में वैशाली के वज्जी को लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्य शासन के रूप में एक बड़ा साम्राज्य बना। उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया मगध। उसके बाद हमारा आता है वज्जी। वज्जी के बारे में क्या बताया गया है कि जो मगध के उत्तर की ओर वज्जी संघ था, ये 8 कुलों के संयोग से बना था। इन्हें 3 जो कुल थे वो प्रमुख थे, विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी। विदेह कुल की राजधानी वैशाली थी। इसमें 3 जिलों का उल्लेख है। कदाचित तीनों कुलों के प्रमुख क्षेत्र थे। लिच्छवी कुल का विशेष उल्लेख था। महावस्तु से पता चलता है कि जो लिच्छवियों के निमंत्रण से गौतम बुद्ध वैशाली गए थे। बौद्ध का आंतरिक संगठन अच्छा था, इसलिए यह गण संघ अजय था। बिहार के वैशाली जिले के पास वज्जी गंगा के उत्तर में बसा था। ये जो महाजनपद था नेपाल की पहाड़ियों तक फैला था। समकालीन साहित्य इस महाजनपद की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न बताते हुए जनसंघ का वर्णन करता है। 8 कुलों के समूह से वज्जी संघ बना है। विदेह की राजधानी मिथिला थी। मिथिला रामायण इसे राजा जनक से संबंधित बताता है। मतलब जो मिथिला जो विदेह की राजधानी थी, वो जो रामायण, हमारे जो महाकाव्य, 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण में इससे जो राजा जनक के संबंधित बताया गया है। क्योंकि राजा जनक को भी हम यूँ बोलते हैं, दशरथ को भी मिथिला नरेश, तो इसीलिए इसको इससे संबंधित बताया गया। जातक कथाओं के अनुसार वज्जी संघ एक सामुदायिक प्रमुखों के शासन किया था। संभवतः यह संघ विदेह के राजतंत्र के पतन के पश्चात उभर कर आया, परंतु महावीर और गौतम बुद्ध के समय यह एक समृद्ध गणतंत्र था। मगध के राजा अजातशत्रु ने इस संघ को नष्ट कर दिया था।
ये हमारी बची थी। फिर आता है हमारा मल। मल जनपद 500 प्रमुख के द्वारा शासित था, जो 2 भागों में अपनी अपनी राजधानी बसाए हुए था। प्रेरणिक साहित्य में इसे जनसंघ के रूप में बताया गया। पावा जो पटना के, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को कहते थे, ये 2 मल के मुख्य केंद्र थे। कौन से थे? पावा और पटना। पावा जो पटना और कुशीनगर। आरंभ में यह विधेय के समान राजतंत्र था, परंतु गणतंत्र ही यह स्थापित हुआ। ये तो छोटे छोटे जो नाम है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, जिनके बारे में डिटेल वज्जी मगध ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैप में भी इनके बारे में आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा चेदी। चेदी जो हमारा था, ये था महाजनपद की सीमा आधुनिक बुंदेलखंड और उसके निकट इलाकों तक फैली हुई थी। मालवा तक इसके फैले होने का अनुमान था। शिशुपाल जो कृष्ण का शत्रु था, यहाँ का राजा था। महाभारत के अनुसार चेदी मत्स्य प्रमुख के साथ अच्छे संबंध रखते थे और सुत त्रिमिति इसकी कैपिटल थी, जो मध्य प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। उसके बाद आता है हमारा वत्स। वत्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को सबसे शक्तिशाली जो जनपद के सबसे शक्तिशाली जो जनपद था उसमें से एक माना जाता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह इलाहाबाद की कुछ दूरी पर यमुना के तट पर स्थित था। पुराण के अनुसार बाढ़ से बह जाने के बाद हस्तिनापुर और कौशाम्बी राजधानी बन गई थी। इसकी साहित्य भाषा में संदेवी बतलाया गया। भास द्वारा लिखित नाटकों में उद्यान और वासवदत्ता के प्रेम संपर्क का विवरण मिलता है और साथ ही मगध, वत्स और अवंती के पारस्परिक टकराव का भी वर्णन मिलता है वत्स में। वत्स के बाद आता है हमारा कुरु। कुरु राज्य दिल्ली मेरठ के पास स्थित था। कुछ राजा युधिष्ठिर के परिवार के माने जाते थे। अर्थशास्त्र कुरु राजाओं को किसी प्रकार की राजा की उपाधि से संबोधित करता था। यहाँ पर पूर्ण राजतंत्र नहीं था, बल्कि इस पर राजकीय प्रमुखता प्रचलित थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु नरेशों की राजधानी बताई जाती थी। मतलब कुरु की जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। महाजनपदों के अवधेय राज्य के बड़े पैमाने पर आपस में युद्ध का रूप धारण करने लगी थी। इसके बाद आता है हमारा, ये था कुरु। उसके बाद आता है हमारा पांचाल। पांचाल आधुनिक बुलंदशहर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, बदायूं आदि के मध्य दोवा को पंचाल महाजनपद बताया गया। पौराणिक साहित्य में उत्तरी पंचाल और दक्षिण पंचाल का विवरण है, जो भागीरथ नदी के विभाजित होते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिशस्त्र। इसकी कैपिटल जो थी पंचाल थी अहिशस्त्र है और दक्षिण की कमी पल्ले थी। कुरु और पंचाल में घनिष्ठ संबंध थे। उनकी व्यवसाय केंद्र गौतम बुद्ध बन गए। तो उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा पांचाल। फिर आता है मत्स्य। आधुनिक जयपुर, भरतपुर और राजस्थान के अलवर इलाके को मत्स्य भूमि मानते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मतलब इसकी कैपिटल जो है वो विराटनगर है। महाभारत पशुपालन के लिए इस भूमि को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए कौरवों ने विराट पर विजय स्थापित कर पशुओं के रूप में युद्ध अवशेष या बूटी ली थी। मगध राज्य की बढ़ती शक्ति के कारण यह राज्य समाप्त हो गया। सूरसेन जो था, यह राज्य मथुरा में केंद्रित था। इस पर आक्रमण करना कठिन था क्योंकि यहाँ यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। महाभारत और पुराण मथुरा के राजघराने के यादव वंश को कहलाते थे। यादव वंश महाभोग, अंधक आदि में विभाजित था। यहाँ पर संघ का प्रशासन था। ये इतना वो नहीं है, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं। अश्मक अंगुत्तर निकाय के अश्मक का वर्णन है। इसकी राजधानी पोतना थी। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अश्मक और जो मूलक प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी और दोनों इच्छावुक वंश के क्षत्रिय थे। इसके बाद आता है हमारा अवंती। अवंती पश्चिम भारत के अवंती जनपद का प्रमुख था। दक्षिण भारत में अवंती जनपद का प्रमुख था। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। प्राचीन समय में अवंती के 2 भाग, तेरू उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण अवंती जिसके प्रमुख नगर महिष्मती था। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय महाराज चंद्र प्रदोत अवंती के राजा थे। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। पुराणों के अनुसार चंद्र प्रदोत शक्तिशाली राजा था, जिसके समय में अवंती का वत्स, मगध और कौशल के साथ युद्ध हुआ था। मगध सम्राट ने शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अवंती राज्य
जो अवंती जो राज्य था वो अवंती राज्य का आर्थिक महत्व अधिक रहा था, क्योंकि अनेक व्यापार मार्ग इस प्रदेश से होकर गुजरते थे। उसके बाद आता है हमारा गंधार। गंधार जो था वो प्राचीन भारत उत्तरी भाग से जिले उपरात कहते थे। दो जनपद थे, गंधार महाजनपद आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी कैपिटल तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंधार पुष्कर सारी राज्य करता था। उसने अवंती के मान करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ये हमारा गंधार था। उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट जो महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज जो हमारा है वो कंबोज प्रदेश उत्तरापथ में ही स्थित था। आधुनिक काल के राजौरी और हजारा के जिले में प्राचीन कंबोज सीमित था। इस क्षेत्र में पहले जो शासन बागडोर राजा के हाथ में होती थी, पर कौटिल्य के समय में यह संराज्य बना। महावस्तु जो एक अन्य बौद्ध साहित्य है, गंधार और कंबोज इन 16 महाजनपदों में नहीं रखता। सीवी और दर्शना जो क्रमश पंजाब और मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इस श्रृंखला में शामिल करता था। जैन साहित्य के भगवती सूत्र के अनुसार वंग और मल्लिन महाजनपदों की सूची में आने चाहिए। महाजनपदों की सूची धीरे धीरे मध्य गंगा घाटी की ओर केंद्रित होती जाती रही, क्योंकि अधिकांश महाजनपद इसी में थे। तो ये तो हमारा महाजनपद और उनके जो 16 राज्य थे उनके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा एंड में इससे रिलेटेड मैप भी आ सकता है। आपका जो मैप है वो अच्छे से समझ लेना आप लोग, क्योंकि मैप में आता है मेंशन करने के लिए कुछ राज्य आपको दे देते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनमें जो डिटेल में बता रखा है कि इसकी कैपिटल भी इनकी मेंशन करने के लिए आ जाती है। तो मैप हमारा ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरु है, मत्स्य, वस्ता, अवंती, यहाँ पे मतलब जितने भी 16 राज्य आपको दिखाए गए हैं, 16 जो महाजनपद है वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं। तो आप मैप भी देख लेना स्टूडेंट्स, मैप भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपका मैप। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था हमारा हिस्ट्री का, 16 महाजनपद का उदय, और उसके बारे में हमने एक निबंध लिखा, निबंध बताया। जब भी निबंध की बात आती है तो क्वेश्चन डिटेल में ही लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, लेंथी होता है जहाँ पे भी निबंध की बात आती है। तो ये तो हमारा 16 महाजनपद आज जो मैंने बताया आपको डिटेल में बताया, ये एग्ज़ाम में आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस की भी। जैसे मैंने हड़प्पा, ये पूरे ही क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं, हिस्ट्री की सीरीज़ करवा रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप इनको अच्छे से रीड कर लो, पढ़ लो। मैप मैंने दिखा दिया आपको हड़प्पा सभ्यता वाला और 16 महाजनपद वाला, और भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो मैप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।